अपना थर्ड टॉपिक आता है केरास एपीआई। इसमें एक जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए एक लाइन को रीड कर रहा हूँ, इसके हर एक वर्ड को हम आगे जाके समझेंगे। सबसे पहले आता है केरास प्रोवाइड 3 मॉडल बिल्डिंग एपीआईज। ठीक है, फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल एपीआई, फंक्शनल एंड मॉडल सब क्लासिंग, ईच ऑफरिंग इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी सीक्वेंशियल में होगी, देन उससे ज़्यादा होगी फंक्शनल, देन हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल सब क्लासिंग में होगी। और इन तीनों का यूज केस ही बिल्कुल अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रॉम अ सिंपल लीनियर मॉडल टू फुल्ली डायनेमिक आर्किटेक्चर विथ कस्टम कंट्रोल फ्लो। ठीक है, ये सिंपल होता है एंड ये फुल्ली डायनेमिक होता है। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले आता है सीक्वेंशियल एपीआई। ये क्या है एक्चुअली में? सीक्वेंशियल इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉडल एब्स्ट्रैक्शन इन केरास। ठीक है, इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, बीच में एक स्ट्रिक्ट लीनियर ऑर्डर में होता है। ठीक है, एक इनपुट होगा, वो प्रोसेस होगा, एक आउटपुट आएगा, जैसे y इज इक्वल टू जैसे, ठीक है, एफ एक्स। ठीक है, और इसके अंदर एफ ए माइनस वन, ऐसे ये चीज़ें भी हो सकती है। एक इनपुट गया, वो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, हर एक लेयर में जाएगा एंड देन फाइनल आउटपुट आएगा। लेकिन एक ही इनपुट है, हर उसी एक इनपुट को मल्टीपल टाइम प्रोसेस कर सकते हैं एंड देन फाइनल आउटपुट आएगा। इसमें ब्रांचिंग, मर्जिंग, स्किपिंग कुछ नहीं होता, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये। जैसे इंटरनली ये काम कैसे कर रहा है, देखो, हमने मॉडल बनाया एक ऑब्जेक्ट, इसमें ये एक पूरा जो है लिस्ट में जाएगा। सीक्वेंशियल हमने नाम दिया क्योंकि ये हमारा सीक्वेंशियल मॉडल है और ये लिस्ट के अंदर जाएगा। सबसे पहले हमने बनाई एक डेंस, ये क्या है, न्यूरल नेटवर्क है, जिसके अंदर 64 न्यूरॉन्स है एंड हर एक न्यूरॉन पर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, ये डीप लर्निंग में पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट है जानना। एक्टिवेशन फंक्शन पता है क्या करता है, हमारी वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है उसे एक रेंज में लाता है। जैसे एक्टिवेशन फंक्शन में सिग्मॉइड हो गया, tan h हो गया, रेलू हो गया, ये सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। जैसे हम tan h की बात करें, ठीक है, वो -1 से 1 की रेंज में ही सारे वैल्यूज को लेकर आ जाएगा। रेलू की बात करें, मैक्स ऑफ 0, x, एक्स की जो भी वैल्यू, एक्स की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसको 0 कर देगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ये एक रेंज में लाने का काम करता है एक्टिवेशन फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है और ये पता होना चाहिए एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीक्वेंशियल मॉडल लगाया, इसके लिए हमने सीक्वेंशियल यूज़ किया। और ये डेंस जो है हमारा न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें 64 न्यूरॉन्स हैं। एक्टिवेशन लेयर हर एक न्यूरॉन पर रेलू लग रहा है एंड देन उसके बाद एक डेंस 10, मतलब ये एक और न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 10 न्यूरॉन्स हैं। ये मोस्टली शायद आउटपुट न्यूरल नेटवर्क, आउटपुट लेयर है ये। ठीक है, ये हाँ, ये आउटपुट लेयर है और क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आई गेस लीनियर होगा या सिग्मॉइड होगा। ठीक है, तो यही बात है। इंटरनली केरास में क्या हो रहा है, लेयर्स को एज ए लिस्ट स्टोर कर रहा है। देखो, ये डेंस लेयर है, ये दूसरी भी डेंस लेयर है, इन दोनों को एज ए लिस्ट स्टोर कर रहा है। फॉरवर्ड पास में पहले लेयर 0 में जाएगा आउटपुट, देन लेयर 0 का जो आउटपुट आएगा वो लेयर 1 में जाएगा, लेयर 1 का जो आउटपुट आएगा वो लेयर 2 में जाएगा। और इसमें ग्राफ की तो ज़रूरत ही नहीं है, लीनियरली ये पूरा ट्रैवर्स कर रहा है। एंड इंटरनल लॉजिक तो यही है, देखो वही चीज़ है जो मैंने बताई, लेयर इन लेयर्स, हर एक लेयर बाय लेयर वही आउटपुट आगे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई सीक्वेंशियल एग्जिस्ट, क्योंकि 80% बिगिनर प्रोडक्शन मॉडल्स आर लीनियर। ओके, हम जब कोई बेसिक मॉडल बनाते हैं वो लीनियर ही होता है, और अगर कोई स्टूडेंट भी बना रहा है मोस्टली लीनियर होते हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो। और अगर वो कॉम्प्लेक्स इनपुट्स को भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अगर वो सिंगल इनपुट को प्रोसेस कर रहा है तो वो सब लीनियर ही होगा। हमें अगर सिंपल इनपुट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है तो हम क्यों कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे, सिंपल लीनियर बनाएंगे। बॉयलर पेट फ्री कोड होगा अपना एंड ईजी टू रीड होगा, रीडेबिलिटी मैटर्स, एंड वो बहुत स्पीड में होगा, फास्ट काम करेगा क्योंकि वो सिंपल है। ठीक है, और उसको डेवलप करना भी आसान रहेगा। नाउ सीक्वेंशियल ब्रेक कब होगा, अगर बहुत सारे इनपुट आ गए, बहुत सारे आउटपुट आ गए, अगर कनेक्शन स्किप करना हुआ, जैसे कि रेसनेट है, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है हम हर कनेक्शन में लाइक अपने एक लेयर से आउटपुट आया तो उसे हर कनेक्शन में भेजा जाए। तो अगर हमें कनेक्शन स्किप करने हैं तो वहाँ भी ये चीज़ काम आएगी, यहाँ भी ये चीज़ ब्रेक होगी। अगर हमें पाथ्स में ब्रांच करना है, इफ़ एल्स वगैरह चीज़ें आती हैं, इफ़ एल्स कंडीशंस, वहाँ भी ब्रेक होगा। शेयर्ड लेयर्स ब्रेक होंगे, अटेंशन मैकेनिज्म
में भी ये काम नहीं करेगा। अब अटेंशन मैकेनिज्म, वापस डीप लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्या था अटेंशन मैकेनिज्म? और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो अटेंशन मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है? जब हमारे पास एक इनपुट होता है, उसको प्रोसेस करके हम आउटपुट जनरेट करते हैं, लेकिन इनपुट जो हमारे पास आया ना, उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं आउटपुट को। जैसे हमारे पास कोई इमेज आई, उसमें से हमें कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका जो डेटा होगा या फिर उसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेदर देन अदर पार्ट्स ऑफ द इमेज। तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इमेज है उस पर ज़्यादा वेट लगाना, और जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको उस पर कम वेट लगाना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इमेज है या फिर कोई भी डेटा है उस पर ज़्यादा अटेंशन डालना is something we call as attention mechanism। ठीक है। and if the forward pass is not straight line, sequence is invalid, जैसा कि हमें पता है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल एपीआई, और इसका क्या काम है? तो फंक्शनल एपीआई ट्रीट्स द मॉडल एज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ पता है क्या होता है? ओके, ये बहुत बेसिक चीज़ है, डीएजी। एंड यू एक्सप्लिसिटली डिफाइन इनपुट, टेंसर किस तरह से फ्लो होंगे, एंड आउटपुट। इसमें क्या करते हैं ना, हम पहले से ही एक कॉन्सेप्चुअल ग्राफ बना कर रखते हैं, उसके अंदर फिर अपना डेटा फ्लो करता है एंड सारे कैलकुलेशंस होते हैं। इंस्टेड ऑफ लेयर्स इन अ लिस्ट, यू डिफाइन कनेक्शंस बिटवीन टेंसर्स, और जिससे एक ग्राफ बनता है अपना। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इंटरनली ये कैसे काम कर रहा है? देखो, हमने इनपुट्स ऑब्जेक्ट बनाया जो कि इनपुट ले रहा है जो भी अपना वेक्टर है। ठीक है। वेक्टर के कितने पैरामीटर्स हैं? 32 पैरामीटर्स है। दैट मीन्स 32 साइज का ये वेक्टर्स है, या फिर हम कह लें इसके 32 पैरामीटर्स होंगे इस वेक्टर में, या फिर जो भी इनपुट है उसके अंदर 32 पैरामीटर्स होंगे। एंड अपना फिर एक्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि वही ऐसे न्यूरल नेटवर्क बनेगा, डेंस करके न्यूरल नेटवर्क बनाया है, जिसके अंदर 64 न्यूरॉन्स होंगे। एंड एक्टिवेशन क्या है उसका? रेलू। एक्टिवेशन लेयर है उसकी रेलू, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू लगाया। इसके अंदर इनपुट पास होगा, जैसे अपना जो 32 पैरामीटर्स वाला इनपुट आया वो इस लेयर के अंदर पास होगा जिसके अंदर 64 न्यूरॉन्स हैं। देन इसका जो आउटपुट आएगा, ये इसका आउटपुट जो भी आएगा वो नेक्स्ट लेयर जो जिसके अंदर फिर से 64 न्यूरॉन्स हैं एंड एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है, इसके अंदर पास होगा। एंड इसका जो आउटपुट आएगा वो अपने आउटपुट लेयर है डेंस, जिसके अंदर 10 न्यूरॉन्स है एंड इसमें कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा? लीनियर ही रहेगा। ठीक है। तो ये जो बाहर बताया ना, ये वही बताया कि इसके अंदर क्या इनपुट जा रहा है। यहाँ से जो इनपुट आया वो इसके अंदर गया, फिर इसका जो एक्स जो वैल्यू आई वो सेकेंड वाले में गई, एंड जो इसकी आउटपुट वैल्यू आई वो आउटपुट में गई। ठीक है। एंड देन हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे मॉडल करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो इंटरनली इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ बनाएगा, नोड्स लेयर्स हैं, एजेस टेंसर्स हैं, डिपेंडेंसीज आर फिक्स्ड एट बिल्ड टाइम। ओके, पहले से डिपेंडेंसीज को फिक्स करके रखना पड़ेगा। ये ज़्यादातर प्रोडक्शन ग्रेड में यूज़ होता है। जैसे ये तो बहुत सिंपल था ना पहले वाला, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है पहले से कि हमारा जो मॉडल होगा वो कैसा दिखेगा, उस हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं और इस तरह से हम काम करते हैं। देखो यहाँ पर ये एक लेयर थी, फिर हमें दूसरी लेयर की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये भी पूछ सकते हैं ना भाई। जब हम एक डेंस लेयर है जिसमें 64 न्यूरॉन्स है, सेम रेलू है, फिर से हम दूसरी लेयर क्यों लेके आ रहा है? एक लेयर से काम नहीं चलता क्या? हम सीधा आउटपुट में भेज देते हैं। एक और सेम लेयर, सेम हर एक चीज़ उसकी सेम है, उसको क्यों लेकर है इंट्रोड्यूस किया? मेरा मतलब यह है हमने दूसरा एक्स क्यों लिखा, इसलिए इस लाइन का क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो जब हमारा इनपुट जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो हमने तो तब ये चीज़ काम आएगी। क्या किया है हमने कि हमने अपने मॉडल में नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस की है इस लाइन को डाल के, जिससे कि जब अगर हमारा इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको ये प्रोसेस
ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, इसलिए हमने ये नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए इस लाइन को डाला है। ओके, एंड ये डिपेंडेंसीज आर फिक्स एट बिल्ड टाइम। ठीक है, मतलब वही पहले से ही सब फिक्स होता है इसमें। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है हमारा मॉडल कैसा दिखेगा। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड पास टेंसर फ्लो ट्रैवर्सेस द ग्राफ इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर मतलब u अगर v से पहले तो ये पहले u पर जाएगा, उसके बाद ही v पर जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले v पर जाए फिर u पर आए। और क्योंकि डायरेक्टेड है तो वही भी चीज़ है। execute only required paths, not unnecessary paths. Okay, it is similar to TensorFlow's computational graph. इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि रियल मॉडल जो होते हैं ना प्रोडक्शन ग्रेड में, वो सब ग्राफ के फॉर्म में होते हैं, चेन्स के फॉर्म में नहीं होते, जो काफ़ी थोड़े कॉम्प्लेक्स काम करते हैं और रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन में ग्राफ के फॉर्म में होते हैं। ये क्या सपोर्ट करता है, मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, इमेज प्लस मेटाडेटा, मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं जो कि मल्टीटास्क लर्निंग होती है। कनेक्शन को स्किप कर सकते हैं, जैसे हम रेसनेट एक मॉडल होता है वो भी कनेक्शन स्किप करता है, वो भी पहले से वही है, वो भी इसी को फॉलो कर रहा होता है, फंक्शनल एपीआई को। एंड शेयर्ड लेयर्स होती हैं इसमें, एंड अटेंशन ब्लॉक्स जैसे कि पहले भी थे यहाँ भी है। एंड सीरियस प्रोडक्शन मॉडल्स लाइक, दिस इज द मोस्ट सीरियस प्रोडक्शन मॉडल्स लाइक। ओके, नाउ वेयर फंक्शनल ब्रेक एपीआई ब्रेक्स। सो इसको स्टैटिक ग्राफ चाहिए होता है, तो अगर हमारा जो अपना क्या कहते हैं, अगर ये इफ एल्स कंडीशन आती है या फिर हमारा जो आउटपुट है वो प्योरली इनपुट डिपेंडेंट है, या फिर इनपुट के हिसाब से हमारे कनेक्शंस चेंज हो रहे हैं, हमारा मॉडल चेंज हो रहा है, वहाँ पर ये दिक्कत करेगा। क्योंकि हमें पहले से रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए। अगर हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं पता है, रिक्वायरमेंट्स कहाँ नहीं पता होते हैं, प्रोडक्शन ग्रेड में जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स पता होते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च पर्पज़ के लिए जाते हैं तब हमें पहले से पता नहीं है कि हमारे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें बहुत सारी रिसर्च कर करके देखना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ ब्रेक करेगी। तो कंट्रोल फ्लो डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यूज़, जब ये चीज़ होगी इनपुट वैल्यूज़ पे कंट्रोल फ्लो डिपेंड करेगा तो ब्रेक होगा। स्टेप्स आर डायनेमिक, रिकर्शन जब से येगा, लूप्स डिपेंड ऑन रन टाइम डेटा, जो डेटा प्रोड्यूस होगा उस पर ही लूप्स डिपेंड करेंगे। जैसे एक्स डॉट मीन, एक्स क्या था, एक्स देखो हमारे पास इनपुट आया, वो प्रोसेस होकर हमारे पास एक एक्स आउटपुट आया, अगर उसका जो मीन है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो ये ब्लॉक 1 में जाएगा, नहीं तो ये ब्लॉक 2 में जाएगा। अब हमें पहले से नहीं पता होगा ना कि इसका मीन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं, तो क्या ग्राफ मस्ट बी नोन बिफोर एग्जीक्यूशन। इसलिए अब हमारा मोर, जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल मॉडल आता है, इट इज मॉडल सब क्लासिंग। इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सबसे पहले बता दूं। और कॉन्सेप्चुअली ये क्या है, सब क्लासिंग गिव्स यू फुल पाइथन कंट्रोल ओवर फॉरवर्ड पास। ठीक है, पूरा कंट्रोल देता है लेयर्स इन इनिट एंड फॉरवर्ड लॉजिक को कॉल करके हम मतलब फंक्शन कॉल करते हैं। इनिट क्या होता है, ये कोड से समझते हैं, नथिंग इज इम्प्लिसिट एंड नथिंग इज कंस्ट्रेंट। ठीक है, हर चीज़ फ्लेक्सिबल है यहाँ पर। देखो tf डॉट कैराज मॉडल है, हमारा एक मॉडल है कैराज का जो कि प्रीबिल्ट लाइब्रेरी है, प्रीबिल्ट मॉडल है। एंड हमने एक ये तो वही है हमारा मेन फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, सुपर कॉल करके, ये अगर ऊप्स पढ़ा हो तो समझ में आएगा, सुपर की हेल्प से हमने हमारा जो ये मॉडल था ना कैराज मॉडल, इसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल किया है। ठीक है, फिर एक डेंस लेयर जो थी ये भी हमारी कैराज मॉडल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया है, यहाँ पर डिफाइन किया है। एंड सिमिलरली कैराज में ही डेंस 10 भी है एक न्यूरल नेटवर्क, उसको भी यहाँ पर कॉल किया है। इट्स लाइक यू हैव सम मशीन एंड यू आर अटैचिंग द पार्ट्स टू दैट मशीन। ये हमने अपनी खुद की मशीन बनाई और हमारे पास एक प्री बिल्ट पहले से कैराज करके मशीन है, उसमें से हमने कुछ पार्ट्स उठाए और उसको अपनी मशीन में लगा दिया। ठीक है, इसके बाद कॉल फंक्शन हमने एक बनाया है जो कि क्या करेगा, x अगर x जो है वो इनपुट आएगा एंड अगर मीन ग्रेटर देन 0 है तो ये D1 में जाएगा, मतलब D1 वाले न्यूरल नेटवर्क में जाएगा, और जो वहाँ से जो आउटपुट आता है वो D2 वाले न्यूरल नेटवर्क में जाएगा, एंड देन वहाँ से हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है
तो x जो इनपुट है वो डायरेक्ट D2 वाले न्यूरल नेटवर्क में जाएगा। तो इंटरनली यही हो रहा है हमारा, हमने हमारे पास पहले से कोई स्टैटिक ग्राफ बिल्ट नहीं है, और ये पाइथन के कंट्रोल फ्लो के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है पूरा। ग्रेडियंट टेप जो है वो रिकॉर्ड करता जा रहा है हर एक स्टेप पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो दिस इज डायनेमिक ग्राफ एग्जीक्यूशन, डायनेमिकली यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, हमारे पास पहले से कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ठीक है। नाउ ये क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज नॉट ऑल मॉडल्स आर ग्राफ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, वहाँ पर हमारा मॉडल बिल्ड होता है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं उसमें, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेसिस पर। रिकर्सिव मॉडल, डायनेमिक राउटिंग, वेरिएबल लेंथ लूप्स जब होते हैं, रिसर्च के लिए ये काम आते हैं, रिसर्च प्रोटोटाइप्स के लिए, एंड कस्टम ट्रेनिंग लॉजिक। इन सब कामों के लिए हम सब क्लासिंग का यूज़ करते हैं। नाउ ये ब्रेक कब होता है, जब हमें मॉडल की समरी चाहिए हो। क्यों ब्रेक होता है मॉडल डॉट समरी पर? देखो मॉडल डॉट समरी वो कब बता सकता है, जब उसे पता हो कि मॉडल है कैसा, ठीक है। भाई उसे पता ही नहीं है मॉडल कैसा है, क्योंकि उसके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। जब उसके पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है मॉडल का, तो उसकी समरी कैसे निकाल के दे सकता है? तो ये यहाँ पर ब्रेक होगा मॉडल डॉट समरी अगर हमने कॉल किया तो। इसके लिए इसको विजुलाइज करना भी इसलिए हार्ड है, ठीक है, सीरियलाइजेशन भी हार्ड हो गया, एंड स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन सेशन हार्ड है, एंड हार्डर टू डीबग द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता है हमें कैसा 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 बनता जाएगा। इट्स पावरफुल बट डेंजरस इफ मिसयूज्ड। डेंजरस इन द सेंस more cost maybe. Now when to use each real, तो सीक्वेंशियल हो तब यूज़ करेंगे जब मॉडल लीनियर हो, एक इनपुट एक आउटपुट हो, ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं हो, और हमें स्पीड में आउटपुट चाहिए और सिंपल चाहिए। सिंपल हमारा इनपुट आउटपुट है, हमें फटाफट चाहिए। फंक्शनल का कब यूज़ करें, जब मॉडल जो है वो ग्राफिकल फॉर्मेट में है, मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट से हमें कनेक्शंस को स्किप भी करना है, लेयर्स जो है वो शेयर्ड है, मतलब मल्टीपल लेयर्स आपस में एक दूसरे से शेयर हो रही है, एंड हमें प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना हो। मतलब प्रोडक्शन के लिए मोस्टली हमारा ऐसे ही होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इनपुट आउटपुट सब होते हैं। मॉडल बिहेवियर अगर डायनेमिक, सब क्लासिंग यूज होता है। मॉडल बिहेवियर अगर डायनेमिक है, कंट्रोल फ्लो डिपेंड्स ऑन डेटा, ठीक है। लूप्स, कंडीशन, रिकर्शन जब भी होता है, एंड रिसर्च लेवल कस्टमाइजेशन के लिए सब क्लासिंग चाहिए। नाउ कस्टम लेयर्स वर्सेस कस्टम मॉडल, क्या डिफरेंस है? देखो कस्टम लेयर, इसको मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दूं तो कस्टम लेयर हम कैसे बता सकते हैं। समझो हमारे पास एक मशीन है, और अगर हमें उस मशीन में एक नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो हम बोलेंगे हमने एक कस्टम लेयर ऐड करी उस मशीन में। लेकिन अगर हमें उस पूरी मशीन को ही अपडेट करना है, तो हम बोलेंगे हमने अपनी मशीन को मतलब हम उसे बोलेंगे कस्टम मॉडल, हमने मॉडल को ही चेंज किया है पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताइए कस्टम लेयर में क्या है, दोनों में डिफरेंस ही बता रहे हैं वर्सेस। तो कस्टम लेयर में क्या है, यूज व्हेन, तो देखो सब क्लास है ये केरास डॉट लेयर, इसको इंपोर्ट करके हम करेंगे, कब यूज करेंगे, व्हेन अ न्यू ऑपरेशन, हमें जब एक अपना मॉडल वही रखना है लेकिन उसके अंदर एक नया ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करना है। रीयूजेबल कंपोनेंट, उसी मॉडल में कोई कंपोनेंट को हमें रीयूज करना है, तब भी हम लेयर करेंगे, यहाँ पर लेयर ओवरलैपिंग करेंगे, कर सकते हैं। एंड कस्टम का कंप्यूटेशन इनसाइड अ लेयर, हमें उस लेयर के अंदर ही कोई ना कंप्यूटेशन चेंज करना है। जैसे एक्स डॉट मोड इज ग्रेटर देन जीरो, अगर वो कंप्यूट कर रहा था, हम बोले नहीं हमें एक्स डॉट मोड ग्रेटर देन जीरो नहीं चाहिए, हमें एक्स डॉट मीडियन ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो हमें लेयर के अंदर ही कस्टमाइजेशन करना है। तो उसके लिए भी हम ये कस्टम लेयर लेंगे, tf डॉट केरस डॉट लेयर इस तरह से इंपोर्ट करेंगे। कस्टम एक्टिवेशन, अटेंशन ब्लॉक, नॉर्मलाइजेशन लॉजिक, इन सब के लिए हम कस्टम लेयर को ही यूज़ करेंगे। हमें कस्टम मॉडल कब यूज़ करना है, tf डॉट केरास डॉट मॉडल, ये हमारी सब क्लास होगी। एंड जब आर्किटेक्चर इटसेल्फ इज स्पेशल, हमें आर्किटेक्चर को चेंज करना हो या आर्किटेक्चरल लेवल पर कोई डिफरेंट चेंज करना हो, ओके। ट्रेनिंग लॉजिक इज कस्टम, फॉरवर्ड पास इज डायनेमिक, ओके। तो इसमें रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि हम अगर हमें न्यू ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करना है तो हम लेयर का यूज़ करेंगे, अगर हमें न्यू आर्किटेक्चर और बिहेवियर इंट्रोड्यूस करना है चाहिए तो हम मॉडल का यूज़ करेंगे, ठीक है।
जैसे VG16 टू रेसनेट आना है तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडल ही तो चेंज कर रहे हैं ना पूरा। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख सकते हो, बिफोर एवरी लेयर आई वांट टू सब्ट्रैक्ट द मीन एंड मल्टीप्लाई समथिंग फैंसी। वहाँ पर हम लेयर, हम एक ऑपरेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लेयर में चेंज कर रहे हैं। एंड माई नेटवर्क समटाइम्स स्किप लेयर्स लूप्स एंड चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर वाइल रनिंग। सो हम न्यू आर्किटेक्चर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेमोरी हुक यही है कि सीक्वेंशियल लिस्ट होती है, फंक्शनल ग्राफ होता है एंड सब क्लासिंग तो कोड होता है। ओके, तो अब हम फटाफट इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंटरव्यू में क्या आंसर देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज केरास एपीआई, केरास प्रोवाइड्स 3 एपीआई, ठीक है, सीक्वेंशियल, फंक्शनल एंड मॉडल सबक्लासिंग टू बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। तो ये हो गया व्हाट इज केरास एपीआई का आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीक्वेंशियल एपीआई। Sequential API is used to build simple linear model where layers are stacked one after another with a single input and single output. ठीक है, and when should you use sequential API? So use the sequential API when the model has straightforward linear architecture with no branching, merging or multiple inputs output. Okay, and where does sequential API break? कहाँ break होगा? Sequential API cannot handle multiple inputs, multiple outputs, or skip connections, shared layers, or any nonlinear model topology. Okay, functional API क्या होता है? Functional API is used to build models as directed acyclic graph, allowing complex architecture with multiple input, output, and nonlinear connections. When should you use functional API? Use a functional API when the model requires branching, merging, skip connections, shared layers, or multiple inputs and outputs. Okay. Where does functional API break? Functional API कहाँ break होगा? It breaks when model require dynamic control flow such as input dependent conditionals, loops, or recursion that cannot be represented as static graph. Then model subclassing क्या है? Model subclassing allows defining custom models by subclassing, that is tf.keras.model, giving full control over forward pass using Python code. Okay, when should you use model subclassing? Use model subclassing when model has dynamic behavior and custom control flow, loops, conditionals और research level architecture, तब उसका यूज करेंगे. Where does model subclassing break? So model subclassing makes model visualization, serialization, and automatic inspection harder compared to sequential and functional API. Okay, and यही सब है, वही देख लो अभी. Forward pass differ in each API. Sequential execute in order, functional execute in preferred static graph, subclassing execute dynamic forward pass defined in Python. एंड कस्टम लेयर वर्सेस कस्टम मॉडल क्या डिफरेंस है कि कस्टम लेयर आर यूज्ड टू डिफाइन न्यू ऑपरेशंस बाय सबक्लासिंग, दैट इज tf.keras.layer and while custom model define each architecture or behavior by subclassing. Okay, और ये one line comparison, sequential defines order, functional define connection, and subclassing define behavior. That's it.